हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इम्पल्सिव फोर्स के बारे में बात कही थी। हमने क्या बोला था इम्पल्सिव फोर्स के बारे में? जब बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए एक्ट करे तो वो कहलाया जाता है इम्पल्सिव फोर्स। तो हमने फिर उसके बाद ये भी बोला कि कुछ पैरामीटर्स होंगे जिन बेसिस पे हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि कौन से इम्पल्सिव होंगे, कौन से नॉन इम्पल्सिव होंगे। तो उसी में हम लोग डिस्कस करते हैं इम्पल्सिव नॉर्मल। इम्पल्सिव नॉर्मल, ठीक। देखिए, इन केस ऑफ कोलिजन normal forces at the surface, normal forces at the surface, normal forces at the surface of collision, at the surface of collision are always impulsive, are always impulsive। क्या बोला कि देखिए, इसके बाद का जो हमारा बेटा कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा कोलिजन। कोलिजन हम इसके बाद पढ़ेंगे, बट हमें ये समझना है ये कॉन्सेप्ट आपको कोलिजन अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प करने वाला है। तो बोलते हैं जब कोलिजन की बात होगी तो जो नॉर्मल फोर्सेस होंगे, नॉर्मल फोर्सेस होंगे एट द सरफेस ऑफ कोलिजन, जहाँ पे कोलाइड कर रहे हैं, वो नॉर्मल फोर्सेस हमेशा क्या होंगे? इम्पल्सिव होंगे। क्या होंगे? इम्पल्सिव होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास सरफेस है बेटा, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है। देखिए, ये सरफेस पे फोर्स लगा रहा है, देखिए इसका वेट m1g, हाँ कि ना, और सरफेस इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, दैट इज ng मान लेते हैं। इसका वेट डाउनवर्ड m2g, डाउनवर्ड नॉर्मल फोर्स, और अपवर्ड जो नॉर्मल फोर्स लगेगा ड्यू टू अर्थ, दैट इज ng। अब देखो, हम क्या कर रहे हैं, हम मान के चलते हैं कि ये दोनों बॉडीज क्या कर रही है, इस तरह से इंटरेक्ट कर रही है और यहाँ कोलाइड कर जाए। तो जब ये कोलाइड करेंगे तो रेसिप्रोकली अपोजिट जो नॉर्मल फोर्सेस लगेंगे। मान लीजिए ये Ni और इसका भी Ni, जब ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे इस तरीके से, जब ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे तो दोनों यहाँ पे क्या लगाएंगे? नॉर्मल फोर्सेस लगाएंगे। तो वो जो कोलाइडिंग नॉर्मल फोर्स होगा वो क्या होंगे? इम्पल्सिव फोर्सेस होंगे। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिखिए बेटा, जो Ni है दैट इज इम्पल्सिव, इज द इम्पल्सिव फोर्स, ठीक। और जो Ng है, ये जो नॉर्मल है, डाउनवर्ड जो नॉर्मल फोर्स है, दैट इज नॉन इम्पल्सिव, ठीक। क्लियर? देखिए बेटा, कुछ केसेस हमारे पास ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें ये मान लीजिए सरफेस है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास प्लेस्ड है, ये क्या कर रहा है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल फोर्स, इस तरीके से नॉर्मल फोर्स यहाँ लग रहा है। और अगर इससे ऊपर से अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पे कोई बॉल, कोई ऑब्जेक्ट क्या करे, हिट करे, एकदम से नीचे को हिट करे, तो क्या होगा, यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगा, ये नॉर्मल फोर्स जो है, मान लीजिए यहाँ पे सरफेस, इस सरफेस पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो N1 और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है N2। हुआ क्या, इस बॉडी ने एकदम से फोर्स लगाया, एकदम से जर्क दिया, तो यहाँ पे इम्पल्स क्रिएट होगा। तो ये जो दोनों नॉर्मल्स है, बोथ नॉर्मल्स आर इम्पल्सिव, आर इम्पल्सिव। तो इस केस में ये दोनों जो नॉर्मल होंगे, ये दोनों नॉर्मल फोर्सेस होंगे, ये दोनों इम्पल्सिव होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो नॉर्मल के केस में आपको क्लियर हो गया कि अगर हमारे पास जो कोलाइडिंग सरफेस पे जो नॉर्मल फोर्स होंगे वो इम्पल्सिव होंगे। तो यहाँ पे क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इस सरफेस पे और इस सरफेस पे दोनों पे जर्क डेवलप होगा, तो ये दोनों क्या है? इम्पल्सिव नॉर्मल्स है, ठीक। इसी के साथ अगर हम लोग इम्पल्सिव फ्रिक्शन की बात करें, इम्पल्सिव फ्रिक्शन, देखिए क्या होता है, अगर हम बात करें सेम इसी तरीके से, यही बॉडीज है, यही हमारे पास सरफेसेस है,
ये इसके साथ नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, मान लेते हैं N1 या इधर N2, और यहाँ से ऊपर से मैं क्या कर रहा हूँ, एक बॉडी जो है इसके ऊपर हिट कर रहा हूँ ऊपर से नीचे। मान लीजिए यहाँ पे सरफेस लग रहा है, यहाँ पे इसको N1 मान लो, इसको ये जो नॉर्मल फोर्स है ये N2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो हमें ये पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या होता है, वो होता है म्यू एन। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू एन। तो यहाँ पर भी फ्रिक्शन होगा, यहाँ पर भी फ्रिक्शन होगा। अगर हमारे पास ये जो नॉर्मल है, ये जो यहाँ पे जो नॉर्मल है, अगर ये इम्पल्सिव हुआ, अगर नॉर्मल फोर्स इम्पल्सिव हुआ तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, इम्पल्सिव होगा। ये ध्यान रखना। फ्रिक्शन की वैल्यू हमें पता है ना, F इक्वल टू म्यू एन। अगर ये n, ये जो नॉर्मल है ये इम्पल्सिव हुआ तो फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव होगा। अगर ये नॉर्मल नॉन इम्पल्सिव होगा तो ये फ्रिक्शन भी नॉन इम्पल्सिव होगा, ठीक है। लिखिए, इफ द नॉर्मल बिटवीन द two objects are impulsive, then the friction between the two are impulsive. Friction between the two will be also impulsive, ऐसे लिख लो, will be also impulsive। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों सरफेसेस पे जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन at both the surfaces are इम्पल्सिव। क्या होगा, इम्पल्सिव। दोनों सरफेसेस पे जो फ्रिक्शन यहाँ पे होगा वो भी इम्पल्सिव होगा, ठीक है बेटा। क्लियर है ये बात? देखिए बेटा, हमारे पास कुछ केसेस इस तरीके से भी आ सकते हैं। मान लीजिए ये सरफेस है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है, कोई हमारे पास बॉडी यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे ये क्या कर रही है, यहाँ पे ये नॉर्मल लगा रही है इस तरीके से, और मान लेते हैं कोई बॉडी क्या हो रही है, यहाँ से क्या कर रही है, ये इस तरीके से इसके ऊपर जा रही है, इस तरीके से आगे मूव कर रही है, इस तरीके से आगे मूव कर रही है, और एक सिचुएशन ऐसी आई कि ये जो है इसके ऊपर इस तरीके से, ठीक है, हिट कर गई। घूमते 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 ये आई और इस तरीके से इसके ऊपर हिट कर गई। तो यहाँ पे ये क्या लगेगी, नॉर्मल फोर्सेस कुछ इस तरीके से लगेंगे, ठीक है। मान लेते हैं ये इसका नॉर्मल है और ये इसके ऊपर नॉर्मल लगा रहा है इस तरीके से, और यहाँ पे ये सरफेस पे ये इस तरीके से नॉर्मल लग रहा है। देखो हुआ क्या, यहाँ पे तो ये नॉर्मल सेम था, ठीक है, कोई जर्क हमारे पास डेवलप नहीं हो रहा था। तो इस केस में तो ये जो नॉर्मल है ये नॉन इम्पल्सिव है, ये नॉर्मल क्या है, नॉन इम्पल्सिव है। बट अगर जब यहाँ पे अगर इसने हिट किया तो एकदम से क्या करेगी, दबाएगा इसको। तो यहाँ पे ये दोनों नॉर्मल क्या है, इम्पल्सिव है। ये दोनों नॉर्मल इम्पल्सिव है, बट साथ ही साथ ये जो नॉर्मल लगेगा, ये जो नॉर्मल होगा, इस बॉडी का जो ये नॉर्मल होगा, इस पे भी क्या लग रहा है, जर्क लग रहा है ना एक साथ। तो मान लीजिए ये नॉर्मल N3 है, तो ये भी क्या होगा, ये भी इम्पल्सिव होगा, ये भी क्या होगा, इम्पल्सिव होगा। तो इसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन भी निकाल सकते हैं। तो ये वाला जो फ्रिक्शन होगा वो भी इम्पल्सिव, यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो भी इम्पल्सिव, ये जो फ्रिक्शन होगा नॉन इम्पल्सिव, यहाँ पर भी नॉन इम्पल्सिव, यहाँ पर भी नॉन इम्पल्सिव, ठीक है। तो अगर बेटा देखो दोनों नॉर्मल की अगर हम बात करें, मान लीजिए ये केस है, ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी हमारे पास सिचुएटेड है, तो ये इसके ऊपर नॉर्मल लगा रही है इस सरफेस पे। मान लीजिए ऊपर से कोई बॉडी इस तरीके से आ रही है और इसको हिट कर रही है, यहाँ पे ये इसने हिट कर दिया। तो क्या हुआ, नॉर्मल फोर्स कैसे लगने, नॉर्मल फोर्स लगने कुछ इस तरीके से नॉर्मल लगेंगे। तो यहाँ पे ये मान लीजिए नॉर्मल N2 है, ये भी नॉर्मल N2 है और ये नॉर्मल
N1 है, जो इसके ऊपर ये लगा रहा है नॉर्मल N1 है। तो यहाँ पे दोनों ही नॉर्मल, ये नॉर्मल हो, ये नॉर्मल यहाँ पे जो लग रहा है इस तरीके से, चाहे ये नॉर्मल इस तरीके से लग रहा है, दोनों ही नॉर्मल क्या है बेटा, इम्पल्सिव है। हियर बोथ नॉर्मल्स आर इम्पल्सिव, दोनों नॉर्मल क्या है, इम्पल्सिव है। अगर दोनों नॉर्मल इस केस में इम्पल्सिव है तो दोनों फ्रिक्शन भी यहाँ पे, ये वाला जो फ्रिक्शन होगा, ये वाला जो बॉडीज के बीच का फ्रिक्शन होगा, ये भी क्या होगा, इम्पल्सिव होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं इम्पल्सिव टेंशन की। देखिए इम्पल्सिव टेंशन को हम कैसे समझेंगे। देखिए टेंशन कब डेवलप होगा, जब स्ट्रिंग वहां पे होगी और टाइट स्ट्रिंग हमारे पास होगी। तो देखिए व्हेन अ स्ट्रिंग जर्क्स, ठीक है, जब स्ट्रिंग में क्या हो, झटका डेवलप हो, इक्वल एंड ऑपोजिट टेंशन acts suddenly, equal and opposite tension acts suddenly at each end, consequently equal and opposite impulses act on the bodies attached with the string, ठीक, इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग, किस तरफ होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग, जिस डायरेक्शन में स्ट्रिंग हमारे पास कनेक्टेड है। सो देयर आर टू केसेस टू बी कंसिडर्ड, दो केसेस होंगे। पहला, फर्स्ट केस कौन सा है, व्हेन वन एंड इज फिक्स्ड, when one end is fixed, ठीक, क्या होगा उस केस में, the impulse, जब एक एंड फिक्स्ड हो और एक एंड फ्री हो, उस केस में the impulse which acts at the fixed end, of the string cannot change the momentum, of the fixed object, there, ठीक, जो फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा। द ऑब्जेक्ट अटैच्ड एट द फ्री एंड, however will undergo a change in momentum, ठीक, in the direction of string, ठीक, ये बात हो गई। The momentum remains unchanged in the डायरेक्शन, आप लिखे
the momentum remains unchanged in the direction perpendicular to the string, where no impulsive force acts। ठीक है, तो बेटा इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, जो वन एंड अगर हमारे पास क्या हो, फिक्स्ड हो। तो लेते हैं अ बॉल ऑफ मास 1 kg is attached to an inextensible string, attached to an inextensible string. The ball is released from the position shown। डायग्राम बनाएंगे हम अभी। ओके, फाइंड द इम्पल्स imparted by the string। क्या करना है? फाइंड द इम्पल्स imparted by the string to the ball। Immediately after the string becomes taut, ठीक। टॉट मीन्स टाइट। डायग्राम बनाए इस तरीके से, एक एंड स्ट्रिंग का क्या है? फिक्स्ड है, और जो है यू शेप्ड हमारे पास जो है इस तरीके से बॉल अटैच्ड है, ठीक। और यहाँ से जो हमें बोला गया कितनी 1 मीटर लेंथ वायर की। अब देखो, जब इसको रिलीज कर दिया जाए, जब इसको इस स्टेज से फ्री कर दिया जाए, इनिशियली हुआ क्या हुआ, तो मामला ये है ना, हमारे पास एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे इनिशियली यू कितना है? 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जब ये यहाँ से क्या होगा? रिलीज होगा, तो कहीं ना कहीं हमारे पास इस तरीके से ये बॉल कहाँ चली जाएगी? नीचे चली जाएगी, ठीक। और लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी? 1 मीटर की जगह 2 मीटर हो जाएगी नीचे, यस। और टेंशन हमारे पास डेवलप कहाँ होगा? ऊपर को होगा। और इम्पल्स भी कहाँ डेवलप होगा? ऊपर को होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, यस और नो। हमारे पास इस पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी क्या होगी? अगर आपको काइनेमेटिक्स क्लियर है, काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा एट सम हाइट, हमारे पास अगर h हाइट पे थी, तो अगर ये बॉल ऊपर से यहाँ नीचे रिलीज हो रही, तो यहाँ h हाइट के बाद किस वेलोसिटी से जाएगी? √2gh। ये क्लियर है? देखिए, हमारे पास किस सिचुएशन में अगर हम ये बात करें, तो यहाँ जनरली 2gh की अगर मैं बात करूँ, सॉल्व अगर करूँ, तो v इज़ 2 इंटू g इज़ 10, हाइट इज़ 2 मीटर, यस और नो। तो ये आया 2√10 मीटर पर सेकेंड, जो इसकी स्पीड होगी जस्ट बिफोर द इम्पल्स। हाँ कि ना? वर्टिकली डाउनवर्ड, झटका लगने से पहले एकदम, जैसे ये जर्क इसको देगा, तो आप लिख सकते हैं जस्ट बिफोर द इम्पल्स, या जर्क भी आप लिख सकते हैं। तो फाइनली तो ये रेस्ट पे आ जाएगा,
फाइनली अगर रेस्ट पे आ जाएगा तो मोमेंटम जीरो हो जाएगा। यस, तो जो इनिशियल मोमेंटम है वो होगा मास इनटू वेलोसिटी। मास इसका 1 है, 1 kg। वेलोसिटी इसकी कितनी है? 2√10 है, 2√10 है। बट किस तरफ है? डाउनवर्ड है, तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस ऑफ जे कैप लिख सकता हूं। और जो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम आपने बोली वो क्या बोलते हैं? मोमेंटम जो इम्पल्स है वो होता है इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल। तो जे वेक्टर कितना आया? 0 माइनस 2√10 माइनस ऑफ जे कैप। ये सुनो, ये जे कैप डायरेक्शन का है, ठीक है, नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस में। तो हमारे पास हुआ क्या? जो इम्पल्स होगा जे वेक्टर वो होगा बराबर 2√10 प्लस जे कैप, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। क्लियर? तो हमारे पास जो इम्पल्स डेवलप होगा वो किस डायरेक्शन में डेवलप होगा? अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में इम्पल्स डेवलप होगा। क्लियर है ये बात? इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने? क्लियर? देखिए बेटा, इम्पल्सिव टेंशन में जो सेकेंड केस अगर हम करें, व्हेन बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड, जब दोनों एंड क्या हो? फिक्स्ड हो। आइदर व्हेन बोथ द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग आर अटैच्ड टू द माउस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब देखो इस केस में हम क्या लिखें? इन दिस केस equal and opposite impulses, equal and opposite impulses acts upon, either acts on the two objects, आप लिखें on the two objects, जब दोनों एंड हमारे पास क्या हो? फिक्स्ड हो, प्रोड्यूसिंग इक्वल एंड ऑपोजिट चेंज इन मोमेंटम, इक्वल एंड ऑपोजिट चेंज इन मोमेंटम। या ठीक है जी। द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, the total momentum of the system therefore remains constant. Okay, although the momentum of each individual object is changed in the direction of the string. Okay, तो हमारे पास however no impulse acts perpendicular to the string, and the momentum of each particle in this direction is unchanged. ठीक है बेटा, इस केस में दोनों की जो मोमेंटम, जितनी भी बॉडीज यानी दोनों पार्टिकल्स की जो मोमेंटम के डायरेक्शन होगी दैट इज अनचेंज्ड। तो देखो हम लोग ये समझ सकते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास
एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस तरीके से इस बॉल पे हमारे पास इम्पल्स कब होगा? अगर मैं इस पे हिट करूं इस तरीके से ऊपर से नीचे जब मैं अगर इस पे हिट करूं, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट ए है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट बी है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट सी है, तो मेरे पास ये जो टेंशन होगा ना, यहाँ पे टेंशन किसकी वजह से? ए की वजह से। जब ए की वजह से ऊपर से मैं जब नीचे को फोर्स लगाऊंगा, झटका लगेगा, तो टी इज इम्पल्सिव फॉर ए के लिए इम्पल्सिव होगी, जबकि बी के लिए क्या है? फॉर बी इट्स नॉन इम्पल्सिव एंड सेम इज फॉर सी के लिए भी ये क्या होगा? नॉन इम्पल्सिव होगा। ये जो है इस पे जो इम्पल्स है वो क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो एक क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, वो आप ट्राई करिए, अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप अपना डाउट भेज सकते हैं, पर एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, ट्राई करिएगा। इस केस में आपने नोट करके लिख देना, ऑल द नॉर्मल्स लिखना आपने, ऑल द नॉर्मल्स आर इम्पल्सिव बट टेंशन, all the normals are impulsive but tension T is impulsive for tension T is impulsive only for A। इस केस में देखो नॉर्मल तो जितने भी नॉर्मल लगेंगे इन केस में, चाहे ये नॉर्मल फोर्स हो, ये नॉर्मल फोर्स हो, ये नॉर्मल फोर्स हो, ये नॉर्मल फोर्स हो, ये तीनों नॉर्मल फोर्सेस तो इंपल्सिव होंगे, बट टेंशन सिर्फ और सिर्फ ए के केस में क्या होगा? इंपल्सिव होगा। क्लियर? तो बच्चों आपको होमवर्क है, टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स ए एंड बी कनेक्टेड बाय अ massless string are placed on a frictionless surface। A bullet having the same mass, बुलेट का मास भी सेम है ब्लॉक्स की तरह ही, मूविंग विद स्पीड u strikes block B from behind as shown। If the bullet gets embedded into block B, then find number one velocity of A, B and C। A, B और C की वेलोसिटी फाइंड करें आफ्टर कोलिजन। नंबर टू, impulse on A due to tension in the string B, impulse on A due to tension in string B, and third one impulse on C due to normal force of collision। C पे impulse आपने फाइंड आउट करना है ड्यू टू नॉर्मल फोर्स ऑफ कोलिजन। तो ये डायग्राम है, सरफेस है, ब्लॉक A B कनेक्टेड है स्ट्रिंग के साथ, ठीक है, जिनका मास m है और सेम मास की हमारे पास क्या है? बुलेट है, जो कि फायर कर रहे हैं विद वेलोसिटी u और एम्बेड कर रही है इसमें ब्लॉक B में। तो ये ट्राई करें क्वेश्चन, अगर सॉल्व नहीं होगा तो मैं इसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हमारी नेक्स्ट सीरीज फिर स्टार्ट होगी कोलिजन की, ठीक है। तो आपका सेंटर ऑफ मास में हमने बेसिक चीज़ें कर ली हुई है, जिसमें मोमेंटम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हमने कर लिए।